हाय, गुड मॉर्निंग। मैं सुनील स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से कैरियर 50 के इस प्लेटफॉर्म पर। तो पहले दो वीडियोस का आपने आनंद लिया, उनको देखा, समझा और खूब सारा प्यार दिया। जैसा कि मैंने पहले भी बोला था कि ये जो वीडियो या करंट अफेयर्स के जो लेक्चर हैं वो एमपीपीएससी और उसके जैसी अन्य प्रतियोगिता या प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए तो लाभकारी होगा ही, साथ ही एक आम दैनिक जीवन में न्यूज़पेपर को रीड करने वाले रीडर्स के लिए भी ये काफ़ी लाभदायक होगा। तो आप अपने साथी गणों के साथ, अपने मित्रों के साथ इनको शेयर कीजिए और उन्हें भी इस लेक्चर का भाग बनाइए। पिछले दो वीडियोस में जो आप लोगों ने सराहना की है उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। और कुछ एक सजेशन जो लोगों ने हमें दिए उनमें से एक प्रमुख सजेशन था कि लेक्चर की जो ड्यूरेशन है, टाइम ड्यूरेशन, वो थोड़ी सी कम कर दी जाए। या जैसे कि आज का जो लेक्चर कल का जो लेक्चर था वो 1 घंटा 30 मिनट के आसपास था और उससे पहले का जो लेक्चर था वो 1 घंटे के आसपास था। तो मैं आपको एक बात स्पष्ट बोल देना चाहता हूँ इस पक्ष में, इसके परिप्रेक्ष्य में, कि लेक्चर की ड्यूरेशन कम या ज़्यादा करना डिपेंड करता है कि उस दिन की करंट अफेयर्स में कितनी न्यूज़ हमने शामिल की है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि दिन की जितनी भी खबरें आपके लिए ज़रूरी या जो जानने के लिए आवश्यक हों वो मैं इसमें शामिल करूँ। तो लेक्चर की ड्यूरेशन उस दिन की करंट अफेयर्स की न्यूज़ पर डिपेंड करता है कि वो कितनी होंगी। अगर वो अधिक होंगी तो ड्यूरेशन अधिक होगा, अगर वो कम होंगी तो ड्यूरेशन कम होगा। जैसे कि हम आज का लेक्चर शायद हो सकता है उन ड्यूरेशन से कम का हो। तो मुझे उम्मीद है कि आपको स्पष्ट होगा कि उसकी ड्यूरेशन न्यूज़ के ऊपर डिपेंड करता है। तो चलिए, आज लेक्चर नंबर 3 में आपका स्वागत है और हम बढ़ते हैं अपने लेक्चर नंबर 3 की ओर। तो लेक्चर नंबर 3 की जो आप पहली न्यूज़ देखेंगे वो थी कि देश में अकेले मध्य प्रदेश में 9.45% यूरिया का उपयोग हो रहा है और जो कि यूरिया के खपत के मामले में मध्य प्रदेश जो है दूसरे नंबर पर चल रहा है या दूसरे नंबर पर है। ये पूरी न्यूज़ पढ़ने के बाद जो हमारे लिए ज़रूरी सूचना या ज़रूरी खबर थी वह थी क्या कि प्राकृतिक खेती इसलिए ज़रूरी क्योंकि खरीफ में चाहिए 18.26 लाख टन यूरिया, अभी सिर्फ 6.40 ही उपलब्ध। इसका मतलब है कि ये यूरिया से संबंधित एक ऐसी खबर थी कि मध्य प्रदेश में यूरिया की खपत अधिक होने के कारण शॉर्टेज का सामना करना पड़ रहा है। तो हमारे लिए जो यहाँ से प्रमुख खबर थी वह थी क्या कि एक तो हम देश में 9.45% यूरिया की खपत करते हैं और दूसरा जो था कि खपत के मामले में जो मध्य प्रदेश है वह कौन से स्थान पर है, दूसरे स्थान पर। इसके अलावा जो हमारे काम की इसमें जो खबर थी वह थी प्राकृतिक खेती कि आखिरकार प्राकृतिक खेती क्यों ज़रूरी है, आखिरकार ये किस तरीके से वर्क करती है, क्या इससे लाभ हो सकते हैं, हम ये देखते हैं। तो चलिए देखते हैं हम पहली करंट अफेयर से संबंधित खबर, प्राकृतिक खेती। आपको पता है कि हाल ही में ये चर्चा का विषय क्यों रही है, क्योंकि यूरिया संकट गहरा रहा है मध्य प्रदेश में, इस वजह से यह चर्चा में रही है।
तेलंगाना के सिकंदराबाद में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता घटाकर प्राकृतिक खेती को अपनाने की क्या दी है, सलाह दी है। और मध्य प्रदेश जो है 9.45% खपत के साथ जो है देश में दूसरे स्थान पर स्थित है। तो क्यों चर्चा का विषय रही है आज के करंट अफेयर के सेशन में, क्योंकि जो तेलंगाना का सिकंदराबाद शहर है वहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उर्वरकों यानी रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता को घटाकर प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की सलाह दी है। आखिरकार है क्या प्राकृतिक खेती, जो है होती क्या है? तो यह जो है वह खेती होती है जिसमें फसलों पर किसी भी प्रकार का रासायनिक कीटनाशक एवं उर्वरकों का प्रयोग नहीं किया जाता। मतलब ऐसी खेती जिसमें फसल उगाने पर किसी भी प्रकार का रासायनिक कीटनाशक और उर्वरकों का प्रयोग नहीं किया जाता है। सिर्फ प्रकृति के द्वारा निर्मित उर्वरक ही इसमें प्रयोग किए जाते हैं, जैसे कि पत्ते से बने खाद, गोबर से बना खाद और जैविक कीटनाशक। तो जो प्राकृतिक रूप से जो उर्वरक कीटनाशक बनाया जाता है उसे ही प्रयोग हम जिसमें करते हैं उसे बोला जाता है प्राकृतिक खेती। प्राकृतिक खेती से जो मुख्यतः क्या क्या लाभ किसानों को होते हैं, जिस कारण हमारे देश के प्रधानमंत्री इसको बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि आखिरकार इससे हमें क्या क्या लाभ मिलते हैं। सबसे पहला लाभ जो है वह है लागत में कमी। खेत में ही प्राकृतिक खाद और कीटनाशक बनने से किसानों का जो बाहरी खर्च है लगभग कितना हो जाता है, शून्य हो जाता है। तो किसानों की जो फसल उगाई के दौरान, फसल के दौरान जो होने वाली लागत है उसमें क्या आती है, कमी आती है। किस कारण से? प्राकृतिक खेती या प्राकृतिक जैविक प्राकृतिक कीटनाशक या उर्वरकों का प्रयोग करने से। तो आइए देखते हैं दूसरा लाभ इसमें क्या है। पानी की कम खपत होती है, मिट्टी की जल धारण क्षमता इससे बढ़ती है, जिसके कारण क्या होता है, पानी हमें कम देना पड़ता है और पानी की खपत लगभग आधी हो जाती है। अगर हम प्राकृतिक कीटनाशक या उर्वरकों का प्रयोग करेंगे तो उससे क्या होता है कि मिट्टी की जल धारण क्षमता जो है वो बढ़ जाती है और क्या होता है, पानी की खपत कम होने लगती है। तीसरा जो है स्वास्थ्य और पर्यावरण की रक्षा, ये एक और लाभ है प्राकृतिक खेती का। रसायन मुक्त जो है हमें अनाज उपलब्ध होते हैं, जिससे क्या होता है कि व्यक्ति जो उनको कंज्यूम करता है, जो भी उन फसलों से होने वाले उत्पादों को ग्रहण करेगा, खाएगा, उसमें क्या होगा, स्वास्थ्य पे असर कम पड़ेगा। अगर हम लाभ को देखें तो भूमिगत जल स्तर बढ़ता है। प्राकृतिक खेती को अपनाने से क्या होता है कि मिट्टी की जो नमी धारण करने की क्षमता जो होती है वो बढ़ती है, मतलब जल धारण क्षमता क्या होती है, बढ़ती है और लगभग पानी में क्या है, पानी की खपत होने लगती है और उससे क्या होता है, भूमिगत जल का स्तर बढ़ता है। अगर हम इससे संबंधित कुछ विशेष जानकारी को देखें तो वो क्या देखने को मिलती है कि इसको बढ़ावा देने के लिए जो है भारत सरकार ने राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन को शुरू किया था 25 नवंबर 2024 को। तो प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने क्या किया, राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन को लागू किया। कब? 25 नवंबर 2024 को इसे लागू किया था। जुलाई 2025 तक लगभग 10 लाख से अधिक किसानों का नामांकन इसमें किया जा चुका है। कि देश में यूरिया की सर्वाधिक खपत जो है वो कहाँ पर होती है, पंजाब में। तो सबसे हाईलाइटेड खबर यही थी कि देश में मध्य प्रदेश यूरिया की खपत के मामले में दूसरे स्थान पर पहुंच गया है और दूसरे नंबर पर है।
तो इसका मतलब है कि पहले नंबर पर जो यूरिया की खपत है वह किस राज्य में है, तो वह है पंजाब राज्य में। तो ये थी आज की पहली खबर। उम्मीद है आप सबको समझ आ गई होगी कि तेलंगाना के सिकंदराबाद में प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो है प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की बात कही थी। इस कारण से हमने क्या देखा कि आखिरकार प्राकृतिक खेती है क्या। तो चलिए चलते हैं आज की दूसरी खबर पर, और ये बहुत ही ज़रूरी खबर है। ये इस पर आप स्टार लगा सकते हैं। यहाँ से सवाल पूछे जाने की संभावना ज़्यादा है, क्योंकि ये जो मुद्दा है अभी कुछ समय से लगातार हाईलाइटेड है। और ये मुद्दा है क्या कि पॉक्सो के 88% मामलों में आरोपी बरी, 1 साल में 331 फैसले, 40 में ही सज़ा। इसमें जो भी पूरी खबर थी उसमें हमारे लिए सिर्फ एक ही चीज़ मायने रखती थी, एक ही चीज़ महत्वपूर्ण थी, और वो थी क्या, पॉक्सो। कि आखिरकार ये पॉक्सो है क्या, ये क्या होता है, कि ये कैसा मामला है, ये कैसा कानून है जिसमें इस तरीके की चीज़ें देखी जा रही हैं। तो आइए अपन देखते हैं पॉक्सो से संबंधित जानकारी। पॉक्सो यह भारत का एक विशेष और सख्त कानून है जिसे 2012 में बच्चों के यौन शोषण, उत्पीड़न और अश्लील सामग्री यानी कि पोर्नोग्राफी जैसे अपराधों से बचाने के लिए बनाया गया था। तो ये क्या है, भारत में एक ऐसा सख्त कानून है जिसमें क्या होता है, बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर इसे बनाया गया है। और इसे कब बनाया गया था, 2012 में पॉक्सो एक्ट को लागू किया गया था, जिसका पूरा नाम अगर हम देखें, कभी कभी ये एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि पॉक्सो का जो पूरा नाम है वह क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, ये है पॉक्सो का फुल फॉर्म। अगर हिंदी में बात करें तो बाल यौन अपराध संरक्षण अधिनियम पॉक्सो एक्ट को बोलते हैं, जो कि कब आया था, 2012 में इसे लागू किया गया था। पॉक्सो से जुड़ी अगर अपन कुछ अन्य बातों को देखें जो इस एक्ट के लिए महत्वपूर्ण है, जो इस एक्ट की विशेषताएं भी बोल सकते हैं। पॉक्सो एक्ट में जो बच्चों की उम्र सीमा जो रखी गई है वह 18 वर्ष से कम उम्र के सभी बच्चों, चाहे लड़का हो या लड़कियां, पर समान रूप से लागू होता है। तो पॉक्सो किस पर लागू होता है, जो 18 या 18 साल से कम के जो व्यक्ति हों। सहमति का कोई महत्व नहीं। इस कानून के तहत 18 साल से कम उम्र के बच्चों की सहमति का कोई कानूनी आधार नहीं होता। बच्चा अगर अपनी मर्जी से भी शामिल होता है तो आरोपी पर कड़ी कार्रवाई की जाती है। किसी भी ऐसे मामले में जिसमें नाबालिगों को संलिप्त करना कानूनन जुर्म है, अगर 18 साल से कम उम्र का बच्चा अपनी मर्जी से भी अगर उस कार्य में संलिप्त होता है तो जिसके द्वारा उसे इसमें संलिप्त किया गया है उसे मुख्य आरोपी माना जाएगा। यानी कि 18 साल से नीचे का जो बच्चा है या जो व्यक्ति है, जो चिल्ड्रन है, उसकी सहमति का कोई भी महत्व नहीं है। अगर हम देखें कि इसमें सज़ा का क्या प्रावधान है, तो अपराध की गंभीरता के आधार पर कठोर सज़ा का इसमें प्रावधान है, जिसमें कम से कम 7 साल की कैद, आजीवन कारावास या मृत्यु दंड यानी कि फांसी तक की सज़ा भी हो सकती है। ये है पॉक्सो एक्ट की सज़ा, पॉक्सो एक्ट का दम, कि पॉक्सो एक्ट में कितनी सज़ा हो सकती है, कम से कम 7 वर्ष, आजीवन कारावास या फिर मृत्यु दंड भी इसमें दिया जा सकता है। पहचान की सुरक्षा, इस कानून के तहत जो पीड़ित बच्चा होता है उसकी पहचान को पूरी तरह से गुप्त रखा जाता है। ये बात इस एक्ट में कही गई है। आइए देखते हैं इससे संबंधित और क्या जानकारी है जो हमारे काम की है। तो आप देख सकते हैं कि इसकी जो मुख्य बिंदु या मुख्य विशेषताओं में है उसमें एक और है त्वरित न्याय। मामलों की त्वरित और संवेदनशील सुनवाई के लिए विशेष पॉक्सो अदालतों का गठन किया गया है।
ताकि पॉक्सो से संबंधित जितने भी मामले हों उनको टाला ना जा सके, उनमें न्याय त्वरित हो सके, जल्दी हो सके, ताकि कोई भी बच्चा जो 18 साल से कम उम्र का है उसका जीवन प्रभावित ना हो। तो ये थी दूसरी खबर जो थी किससे संबंधित, पॉक्सो से संबंधित। तो पॉक्सो को कब लागू किया गया था, 2012 में पॉक्सो एक्ट आया था। अगली खबर अगर हम देखें तो अगली खबर जो थी वह थी कि कृषि वैज्ञानिक स्वर्गीय गोपाल जी को 25 को पद्मश्री मिलेगा। एक कृषि वैज्ञानिक थे जो स्वर्गीय गोपाल त्रिवेदी जी, जिनको क्या है अभी अभी राष्ट्रपति जी ने घोषणा की है कि हम 25 जो इन्हें 25 तारीख को जो है हम इनको मरणोपरांत पद्मश्री से नवाजेंगे या पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। तो अभी देखते हैं कि आखिरकार ये चर्चाओं में क्या है कि अभी हाल ही में भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इन्हें 25 मई 2026 को मरणोपरांत पद्मश्री से नवाजे जाने की घोषणा की है। किसे की है, स्वर्गीय गोपाल त्रिवेदी जी को। ये कौन है आखिरकार गोपाल त्रिवेदी जी? एक प्रख्यात दूरदर्शी कृषि वैज्ञानिक हैं जो कि जिनका जन्म जो है 15 फरवरी 1930 को बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले में हुआ था। तो गोपाल त्रिवेदी जी कौन है? एक प्रमुख कृषि वैज्ञानिक हैं जो बिहार से आते हैं। इनका जन्म जो था 1930 ईस्वी में 15 फरवरी को हुआ था। अब 15 फरवरी की डेट 14 फरवरी से याद रख सकते हैं। 14 फरवरी को विश्व में एक बड़ा त्यौहार आयोजित किया जाता है, त्यौहार मनाया जाता है, जिसको आप बताएंगे कमेंट में कि आखिरकार वो कौन सा त्यौहार है। उसी से रिलेट करके आप स्वर्गीय जो गोपाल त्रिवेदी जी का जो जन्मदिन है उसको याद रख सकते हैं कि एक विश्व के सबसे बड़े त्यौहार के अगले दिन जो 15 फरवरी आती है उस दिन हम क्या करते हैं, गोपाल त्रिवेदी जी का जन्म मनाते हैं। अगर हम इनके निधन की बात करें तो 12 मई 2026 को 96 वर्ष की आयु में गोपाल त्रिवेदी जी का निधन हो गया। और इसी के बाद आज जो है हमारी भारत की जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी जो हैं उन्होंने इन्हें 25 मई 2026 को पद्मश्री देने की घोषणा की है। अगर हम इनके संबंधित कुछ विशेष तथ्यों को देखें तो बिहार कृषि विद्यालय से इन्होंने स्नातक और स्नातकोत्तर की पढ़ाई पूरी की थी। बाद में इन्होंने 1963 में नई दिल्ली में स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान जो है उसमें विस्तार शिक्षा में, कृषि विस्तार शिक्षा में क्या है, डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की थी। तो आप समझिए कि गोपाल त्रिवेदी जो हैं उनको 25 मई को क्या है, पद्मश्री से नवाजा जाएगा। चलिए चलते हैं हम अपने अगली खबर पर। ये जो खबर है कल्चर से रिलेटेड है, जो भारतीय कल्चर है उससे रिलेटेड है। अगर आप संस्कृति को पढ़ना पसंद करते हैं, कल्चर को जानने में थोड़े से भी इंटरेस्टेड रहते हैं, तो आप अगर MPPSC के स्टूडेंट हैं तो आपको ये जो सोशोलॉजी है उसमें आपको जब भी आप सोशोलॉजी में समाज को पढ़ रहे होंगे तब आप इस तरीके के शब्दों को पढ़ेंगे और विभिन्न धर्मों की चीज़ों को देखेंगे, चाहे वो विवाह से संबंधित हो, जाति प्रथा से संबंधित हो, तो वहाँ इसका यूज होगा। और दैनिक जीवन में भी हम कभी कभी कुछ चीज़ों में कंफ्यूज रहते हैं, इसीलिए इन शब्दों को जानना हमारे लिए आवश्यक है। तो आइए देखते हैं इस खबर को। मुस्लिम समाज में कुरान पाठ, रोज़ा और तकबीर ए तशरीक की गूंज, ईद उल जुहा से पहले इबादतों का दौर शुरू। ये एक्चुअली में उर्दू की शब्दावलियाँ हैं, मुस्लिम धर्म से संबंधित हैं, इसलिए अधिकतर लोगों को हो सकता है ये अजीब समझ ना आए शब्दावलियाँ, लेकिन अपन समझने की कोशिश कर सकते हैं। इसमें हमारे काम का
क्या है। तो इसमें 3-4 शब्द देखने को मिल रहे थे। एक तो कुरान का पाठ और रोज़ा। ये आप सब जानते होंगे कि जो मुस्लिम धार्मिक ग्रंथ कुरान जो है उसको पढ़ना मतलब कुरान का पाठ करना होता है। रोज़ा यानी जैसे हिंदू धर्म में व्रत की जो प्रथा है उसी की तरह मुस्लिम धर्म में रोज़े की प्रथा है। अब हमारे लिए जो शब्द है जानने के लिए वो है तकबीर ए तशरीक, ईद उल जुहा। तो ये 2 शब्दों को हम जानेंगे कि आखिरकार ये 2 शब्द होते क्या हैं और ये किससे संबंधित है। तो चलिए हम देखते हैं तकबीर ए तशरीफ़। तो पहला शब्द था तकबीर ए तशरीफ़। ये क्या है? ईद उल अजहा। आप देख रहे हैं। दूसरा जो शब्द था ईद उल जुहा या ईद उल अजहा, एक ही बात होती है। इसको बकरीद बोलते हैं हम। तो क्या है कि बकरीद के दिनों में पढ़ी जाने वाली अल्लाह की विशेष महिमा और प्रशंसा है। मतलब जब अल्लाह की विशेष महिमा की जाती है बकरीद के समय पे, तो उसको क्या बोला जाता है? तकबीर ए तशरीफ़। यह इस्लाम में धुल हिज्जा के महीने में, ये अपन आगे देखेंगे क्या है, कौन सा महीना होता है। धुल हिज्जा के महीने में 9 तारीख की फज्र की नमाज से लेकर 13 तारीख की असर की नमाज तक क्या होता है, हर फ़र्ज नमाज के बाद इसको पढ़ना अनिवार्य होता है। तो जो इन महीने में जो ये नमाज पढ़ी जाती है किसमें? अल्लाह की प्रशंसा में, तो उससे क्या बोला जाता है? तकबीर ये तशरीफ़ बोला जाता है। तो आइए हम दूसरे शब्द को जानते हैं। ईद उल जुहा या ईद उल अजहा क्या होता है। अभी आप देख चुके थे कि इसे बकरीद बोला जाता है, इसी के लिए इन शब्दावलियों का प्रयोग किया जाता है बकरीद। इसका शाब्दिक अर्थ होता है बलिदान का त्यौहार या फेस्टिवल ऑफ सेक्रीफाइस। इसे आम बोलचाल में बकरीद या कुर्बानी की ईद भी बोला जाता है। किसे? ईद उल जुहा या ईद उल अजहा को क्या बोला जाता है? कुर्बानी की ईद या फिर बकरीद। यह त्यौहार हजरत इब्राहिम की अपने ईश्वर यानी अल्लाह के प्रति अटूट निष्ठा, त्याग और समर्पण की याद में मनाया जाता है। कौन सा त्यौहार? बकरीद का त्यौहार। किस लिए मनाया जाता है? हजरत इब्राहिम की अपने ईश्वर के प्रति अटूट आस्था, त्याग और समर्पण की याद में मनाया जाता है। तो चलिए ये तो थे 2 शब्द, लेकिन इन 2 शब्दों में जो बकरीद वाला जो मामला आया था, बकरीद आखिरकार क्या होती है। हम अक्सर इस बात में कंफ्यूज रहते हैं कि ईद क्या होती है और बकरीद क्या होती है। तो अपन ने दोनों ईद को और बकरीद को समझने का प्रयास किया है। वो क्या है? ईद को मीठी ईद भी कहा जाता है। ये मीठी ईद क्यों कहा जाता है? क्योंकि ईद पर जब कुछ खाने को बनाया जाता है तो उसमें सेवैयाँ करके एक डिश होती है जो बहुत फेमस है और वो मीठी होती है, उसको खिलाया जाता है, इसीलिए इसको मीठी ईद ही बोला जाता है। और बकरीद जो होती है, इससे बकरीद या कुर्बानी की ईद भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इस दिन किसी बकरे की या किसी अन्य जानवर जो उसमें मान्य हो, जिसकी बलि देना मान्य हो, उनकी क्या होती है? कुर्बानी दी जाती है। इसलिए इनको क्या बोलते हैं? कुर्बानी की ईद या बकरीद। इसका क्या महत्व है? यह रमज़ान के पूरे महीने के रोज़े रखने के बाद जो है इनाम के तौर पर मनाई जाती है। कौन सी? ईद। और यह जो है पैगंबर हजरत इब्राहिम द्वारा अल्लाह के हुक्म पर अपने बेटे की कुर्बानी देने के जज्बे को सलाम करने के लिए मनाई जाती है। तो ईद कब मनाई जाती है? रमज़ान के पूरे महीने के जो रोज़े रखे जाते हैं उसके बाद जो है इनाम के तौर पर क्या मनाया जाता है? ईद मनाया जाता है। वहीं पैगंबर हजरत इब्राहिम द्वारा अपने बेटे की जो कुर्बानी दी गई थी उस दिन को सेलिब्रेट करने के लिए क्या मनाया जाता है? बकर ईद मनाई जाती है। अगर इसकी मुख्य परंपरा को देखें तो सुबह ईदगाह में नमाज अदा की जाती है, गले मिलकर मुबारकबाद दी जाती है। ख़ास तौर पर सेवैयाँ जैसे मीठे पकवान बनते हैं। समझे आप? सेवैयाँ जैसे मीठे पकवान बनते हैं जिसको एक दूसरे को खिलाया जाता है, इसीलिए इसको मीठी ईद भी बोला जाता है। अगर बकरीद की बात करें, बकरीद की मुख्य परंपरा की बात करें तो नमाज के बाद बकरे या किसी अन्य जायज़ जानवर की कुर्बानी दी जाती है, जिसे क्या है? ज़रूरतमंदों या रिश्तेदारों या अपने परिवारों में क्या है? प्रसाद की तरह बांट दिया जाता है। अगर हम इसके आयोजन के समय को देखें
कि इसके आयोजन का समय कौन सा है, तो इस्लामिक कैलेंडर के 10वें महीने में शव्वाल के पहले दिन इसे मनाया जाता है। यह इस्लामिक कैलेंडर के जो आखिरी महीना जुल्हिज्जा, इस्लामिक कैलेंडर का आखिरी महीना कौन है, जुल्हिज्जा, उसकी 10 तारीख को जो है क्या है, बकरीद मनाई जाती है। अगर धार्मिक मान्यता की हम बात करें तो इस दिन गरीबों को विशेष दान यानी जक़ात दिया जाता है। जक़ात जैसी व्यवस्था, जक़ात जैसी शब्दावली आपने अक्सर इतिहास में देखी होगी जब मुस्लिमों का शासन था। इसी समय मक्का की वार्षिक यात्रा जो हज यात्रा की जाती है वो किस समय की जाती है, बकरीद के समय पे जो है हज यात्रा करने का क्या है, प्रथा है। तो ये थे ईद और बकरीद में थोड़ा सा डिफरेंस, जिससे हम दोनों चीज़ों में कन्फ्यूजन होने से बचें। तो चलिए देखते हैं अगली खबर को कि आखिरकार अगली खबर क्या है। तो अगली खबर देखते हैं। ऊर्जा निगम का सोलर चैटबॉट लॉन्च हुआ, सोलर चाचा बताएंगे छत पर कैसा सोलर सिस्टम लगाएं। मध्य प्रदेश की दृष्टि से ये खबर अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि एक चैटबॉट को लॉन्च किया है मध्य प्रदेश ने और उसका नाम क्या है, सोलर चाचा। और ये क्या है, ऊर्जा निगम, मध्य प्रदेश ऊर्जा निगम क्या है, मध्य प्रदेश ऊर्जा निगम का एक चैटबॉट है जिसका नाम है सोलर चाचा। आइए अपन देखते हैं सोलर चाचा के बारे में क्या और जानकारी हो सकती है। तो सोलर चाचा जो है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया एक विशेष व्हाट्सएप का चैटबॉट है। इसे जो लॉन्च किया गया है वो 18 मई 2026 को लॉन्च किया गया है। तो सोलर चाचा जो चैटबॉट है वो क्या है, व्हाट्सएप का चैटबॉट है जिसे 18 मई को 2026 में लॉन्च किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य जो है आम जनता को पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जो चल रही है, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना और सोलर पैनल लगवाने की जो प्रक्रिया के बारे में उन्हें बताएगा। वो कौन बताएगा, आप घर बैठे ही इससे जानकारी प्राप्त कर सकते हो। किसके माध्यम से, सोलर चैटबॉट के माध्यम से। अगर हम इसकी मुख्य विशेषता की बात करें तो जो योजना की जानकारी, कौन सी योजना, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की जो जानकारी है, सब्सिडी का हिसाब, यानी अगर आप सोलर पैनल लगवाते हो, कब कितना, 3 किलोवाट तक का, तो उसमें जो 70 से 78 हज़ार तक की जो सब्सिडी है वो कैसे कैसे मिलेगी, ये सब की जानकारी कौन देता है, ये सोलर चाचा नाम का व्हाट्सएप चैटबॉट देता है। चलिए चलते हैं अपन आगे की ओर। अगर अपन चैटबॉट के प्रयोग की बात करें, आखिरकार इस चैटबॉट का आप प्रयोग कैसे कर सकते हैं, ये एग्ज़ाम की दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है नहीं, लेकिन आप वैसे ही जनरली देख सकते हैं कि आखिरकार इसका उपयोग अगर आपको करना है या एक्सपेरिमेंट करके देखना है तो आप कैसे कर सकते हो। यहाँ आप देख सकते हैं कि पहले अपने फ़ोन में इस नंबर को सेव करें 8815106640, इस नंबर को सेव करें और व्हाट्सएप खोलें और इस नंबर पर जाएं, हेलो या नमस्ते लिखकर मैसेज भेजें और इसके बाद चैटबॉट आपसे आपकी ज़रूरत के अनुसार विकल्प उपलब्ध करवाएगा और पूछेगा, जिन्हें चुनकर आप अपनी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप क्या है, व्हाट्सएप के सोलर चाचा नामक चैटबॉट से जुड़ सकते हैं। चलिए देखते हैं अपन अगली अपने काम की खबर। तो ये जो खबर है, ये खबर है कि नई भाषा नीति 1 जुलाई से लागू हो रही है। तीसरी भाषा की बोर्ड परीक्षा नहीं होगी, मूल्यांकन स्कूल स्तर पर होगा। ये सब सीबीएसई ने बोला है। तो आखिरकार सीबीएसई ने नई भाषा नीति के बारे में बोला है, तो ये होती क्या है, एक्चुअली में ये कुछ नहीं होती। आप देख सकते हैं कि नई शिक्षा पॉलिसी, नई शिक्षा नीति, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में जो आई थी, उसके कारण ये सारे बदलाव चल रहे हैं। तो इस बदलाव के कारण क्या है, नई भाषा नीति लागू करी है सीबीएसई ने। तो उसमें क्या है कि जैसे 9वीं और 10वीं में आप पहले देखते होंगे 2 अनिवार्य सब्जेक्ट हुआ करते थे, हिंदी और इंग्लिश, उसी में बदलाव करके अब क्या कर दिया है, त्रिभाषा नीति को लागू कर दिया गया है। यानी कि 2 सब्जेक्ट के अलावा एक तीसरा सब्जेक्ट यानी 3 भाषा सब्जेक्ट हुआ करेंगे, जिसमें आप एक कोई विदेशी भाषा को चुन सकते हैं, लेकिन 2
देसी यानी अपने देश की किन्हीं दो भाषाओं को आपको लेना अनिवार्य होगा। तो चलिए अपन देखते हैं इसमें क्या है। तो सीबीएसई ने क्या किया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत क्या है, 9वीं और 10वीं कक्षा के लिए क्या लागू किया है, नई त्रिभाषा नीति को लागू किया है। और ये लागू करने की जो तिथि है वो कब थी, 1 जुलाई 2026 से होगी। यानी कि जो नई त्रिभाषा नीति सीबीएसई के स्कूल एजुकेशन में जो है वो 9वीं और 10वीं क्लास में कब से लागू होगी, वो होगी 1 जुलाई 2026 के। इसके तहत छात्रों को 3 भाषाएं पढ़नी होंगी, जिनमें कम से कम 2 भाषाएं भारतीय होना चाहिए। समझा, 3 भाषाओं को अनिवार्य किया गया है पढ़ने के लिए, जिसमें 2 भाषाएं भारतीय हों। आप तीनों भाषाएं भारतीय भी ले सकते हो, लेकिन अगर 3 भाषाएं भारतीय लेने के बाद अगर आपको एक विदेशी भाषा चुनना है तो आप चुन सकते हो। लेकिन अगर आप तीनों भाषाओं में से एक भाषा विदेशी चुनते हैं तो आपको अनिवार्यतः 2 भाषाएं भारतीय भाषाओं में से ही चुनना पड़ेगा। चलिए इसकी मुख्य बिंदु को देखते हैं कि अनिवार्य भाषा क्या है। एक भाषा R1, R2 और R3। छात्रों को 3 भाषाएं पढ़नी होंगी, जिनमें से 2 मूल भारतीय भाषाएं होनी चाहिए। ये अपन वही जो समझने का प्रयास कर रहे थे। विदेशी भाषा का विकल्प, यदि छात्र तीसरी भाषा के रूप में कोई विदेशी भाषा चुनते हैं तो उनकी अन्य 2 भाषाएं अनिवार्य रूप से भारतीय होनी चाहिए। विदेशी भाषा को चौथे अतिरिक्त विषय के रूप में भी पढ़ा जा सकता है। अगर किसी को लगता है कि मैं 3 भारतीय भाषाएं पढ़ूंगा और 1 विदेशी भाषा पढ़ूंगा, तो आप बेहिचक 1 विदेशी भाषा के साथ में 3 भारतीय भाषाओं को ले सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं 2 विदेशी भाषा पढ़ूंगा लेकिन भारतीय भाषा 1 ही पढ़ूंगा, तो ये मुमकिन नहीं है। आपको अनिवार्यतः 2 भारतीय भाषाओं को लेना ही पड़ेगा। परीक्षा में कुछ राहत दी है कि कक्षा 10वीं जो बोर्ड की कक्षा होती है, एग्ज़ाम में जो तीसरी भाषा, अगर आप तीसरी भाषा विदेशी ले रहे हैं तो परीक्षा में इसे बोर्ड में नहीं गिना जाएगा। इसका जो मूल्यांकन होगा वो अपने ही स्कूल के स्तर पर किया जाएगा, ताकि आपको डर ना लगे और आप इसे बढ़ावा मिल सके। अगर हम बात करें कि आखिरकार नई भाषा नीति जो लागू की जा रही है वो किस लिए, क्योंकि नई शिक्षा नीति हमने लागू करी थी, तो थोड़ा सा जान लेते हैं कि आखिरकार नई शिक्षा नीति कब आई थी और आखिरकार क्या क्या प्रावधान इसमें किए गए थे। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 थी उसको 29 जुलाई 2020 को लागू किया गया था। इसका मुख्य लक्ष्य जो था 21वीं सदी की आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा प्रणाली को अधिक समग्र, लचीला और बहुविषयक बनाना इसका मुख्य लक्ष्य था। सबसे पहला राज्य जो था कर्नाटक था, जिसने इस शिक्षा नीति को लागू किया, और उसके बाद शायद मध्य प्रदेश ने इस शिक्षा नीति को लागू किया था। अगर इसमें नई शैक्षणिक संरचना को देखें, जो पहले की शिक्षा नीति जो थी उसमें जो शैक्षणिक संरचना थी वो क्या थी, 10th + 10+2। तो नई शिक्षा नीति में जो शिक्षा की नई संरचना है वो 5-3-3-4 के द्वारा की तरह अपनाई गई है। इसका क्या मतलब होता है अपन देखते हैं। पारंपरिक यानी 10+2 शिक्षा प्रणाली को समाप्त करके एक नया ढांचा लागू किया गया है 5-3-3-4 का, जिसमें 3 से 18 वर्ष, आप यहाँ ध्यान दीजिए, 3 से 18 वर्ष की आयु तक के बच्चों को शामिल किया गया है। जबकि पहली जो शिक्षा नीति 10+2 10+2 की थी उसमें क्या था, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शामिल किया जाता था, और अब क्या है 3 से लेकर 18 वर्ष तक के बच्चों को शामिल किया गया है। अगर हम इससे जुड़ी कुछ संरचना से जुड़ी कुछ जानकारी को देखें तो वो क्या थी कि आप देख सकते हैं कि जो पहले के 5 वर्ष 5+, इसको याद रखिएगा, 5+3+3+ कितना 4। तो ये आप देख सकते हैं 3 से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए क्या क्या प्रावधान था, कैसा था, आप इस फॉर्मूले को याद रखिएगा। आप देख सकते हैं कि पहले के जो 5 वर्ष हैं यानी 3 साल से लेकर अगले आने वाले 5 वर्ष 3 से 8 वर्ष तक
की आयु के बच्चों के लिए कौन सा वो है, फाउंडेशन स्टेज है, जिसमें 3 वर्ष की प्री स्कूलिंग, आपको पता ही है प्री स्कूलिंग क्या होती है, नर्सरी से लेकर LKG और फिर UKG, ये जो 3 साल है प्री स्कूलिंग होती है, और उसके बाद कक्षा 1 और 2 इसमें शामिल है, किसमें, फाउंडेशन वर्ष में। तो फाउंडेशन वर्ष के लिए कितने वर्ष निर्धारित किए गए हैं, 5 वर्ष, जिसमें 3 साल की प्री स्कूलिंग होगी और उसके बाद कक्षा 1 और कक्षा 2 को शामिल किया गया। प्रिपरेटरी स्टेज, जो दूसरी स्टेज है वो 3 वर्ष की है, आप ये देख सकते हैं 3 वर्ष की जो स्टेज है उसे प्रिपरेटरी स्टेज बोला जाता है, जो 8 से 11 वर्ष तक के बच्चों के लिए है, जिसमें कक्षा 3 से लेकर कक्षा 5 के लिए भाषा का ज्ञान, पठन लेखन और गणितीय कौशल का विकास जो है किया जाएगा। तो बच्चों में भाषा का ज्ञान दिया जाएगा और गणित से संबंधित चीज़ों को सिखाया जाएगा। कौन सी स्टेज में, दूसरी स्टेज में। अगर आप तीसरी स्टेज मिडिल स्टेज की बात करेंगे तो ये भी 3 वर्ष की है, जिसमें 11 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शामिल किया गया है। इसमें क्या है, विज्ञान, गणित, कला और सामाजिक विज्ञान जैसे विषयों के अमूर्त कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए जाएंगे, जिससे व्यावसायिक प्रशिक्षण यानी वोकेशनल ट्रेनिंग जो है उनको प्रोवाइड हो सके या इंटर्नशिप मिल सके। तो तीसरी स्टेज कितने वर्ष की है, जिसको मिडिल स्टेज बोला जाता है, वह है 3 वर्ष की। चलिए देखते हैं इसकी आखिरी स्टेज, जो सेकेंडरी स्टेज है वह 4 वर्ष की है, जिसमें 14 से 18 वर्ष तक के बच्चों को शामिल किया गया है और जो कक्षा 9 से 12 तक के लिए है। इसमें विषयों के चयन की अधिक स्वतंत्रता होगी और कला एवं विज्ञान के बीच कोई कठोर विभाजन नहीं होगा। ठीक है, ये तो वही सेम है जैसे कि हम अभी 11th और 12th में विषयों का चयन करते हैं, वैसे ही इस नई शिक्षा नीति में 9th क्लास से ही हमें विषयों के चयन की स्वतंत्रता होगी। तो ये थी नई शिक्षा नीति 2020, जो कब लागू की गई थी, 29 जुलाई 2020 को लागू की गई थी। कब की गई थी, 29 जुलाई 2020 को। देखते हैं अगली खबर। अगली खबर में एक बड़ी चौंकाने वाली, एक अजीब सी स्थिति वाली खबर है, जिसमें क्या है, माइक्रोसॉफ्ट के जो सह संस्थापक बिल गेट्स थे, जिन्होंने पॉल एलन के साथ मिलकर क्या हुआ, 1975 के आसपास माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना करी थी और मालिकाना हक रखते थे और माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक कहलाते थे। उन्होंने अपने सारे शेयर जो हैं, लगभग जितने भी शेयर बचे थे वो माइक्रोसॉफ्ट से निकाल लिए हैं और अब वो पूरी तरह से माइक्रोसॉफ्ट से अलग हो चुके हैं। और एक बड़ी चौंकाने वाली खबर थी कि जिस व्यक्ति ने बनाया वही व्यक्ति अब इस कंपनी का हिस्सा नहीं है। तो आइए देखते हैं आखिरकार माइक्रोसॉफ्ट क्या है। माइक्रोसॉफ्ट से संबंधित दुनिया की सबसे बड़ी प्रसिद्ध सॉफ्टवेयर और बहुराष्ट्रीय कंपनी है। क्या है, दुनिया के सबसे बड़ी प्रसिद्ध सॉफ्टवेयर कंपनी या बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी कंपनियों में से एक है। इसे बिग 5 टेक के नाम से जाना जाता है। बिग 5 टेक यानी टेक के क्षेत्र में जो 5 बड़ी कंपनियां हैं, उनमें से एक कंपनी का नाम क्या है, माइक्रोसॉफ्ट। तो बाकी की 4 कंपनियां कौन सी हैं, एप्पल है, गूगल है, अमेजन है और मेटा, जिसे हम फेसबुक के नाम से जानते हैं, जो कि मेटा फेसबुक का क्या है, नया नाम है। तो बिग 5 टेक कंपनियों में कौन सी 5 कंपनियां शामिल हैं, ये सवाल कहीं भी बन सकता है। तो कौन सी हैं, एप्पल, गूगल, अमेजन, मेटा और एक लास्ट कंपनी जो बिल गेट्स ने स्थापित की थी, उसका नाम क्या था, माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट की जो स्थापना है 4 अप्रैल 1975 को की गई थी बिल गेट्स और पॉल एलन के द्वारा। इसका मुख्यालय जो है वॉशिंगटन यूएसए में है। इसका मुख्यालय जो है वॉशिंगटन यूएसए में है और इसके वर्तमान जो सीईओ हैं वो कौन है, सत्या नडेला। तो माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना 4 अप्रैल 1975 को बिल गेट्स ने पॉल एलन के साथ मिलकर की थी
जिसका मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में है, और जो माइक्रोसॉफ्ट है वो विश्व की बिग 5 टेक कंपनियों में नाम दर्ज करवाती है। ठीक है, तो ये थी बिल गेट्स या माइक्रोसॉफ्ट से संबंधित हमारे काम की खबर। ये जो है एमपीपीएससी में प्रीलिम्स में यूनिट 9 जो आईसीटी है उससे संबंधित प्रमुख खबर है, और ऐसी खबरों पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता होती है क्योंकि यूनिट 9 में अक्सर प्रश्न करंट अफेयर्स को मिलाकर या सम्मिलित कर ही पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं फिर अपन अगली खबर को। अगर आपको, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, अगर आपको ये तरीका अच्छा लगता है, आपको लगता है कि हमें कुछ नई तरीके से चीज़ों को जानने की और हमारे जो काम की जानकारी है उसे एक अच्छे तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश अगर हमारे द्वारा की जा रही है, तो आपसे फिर से अनुरोध है कि आप लेक्चर सुबह 6 बजे से अपलोड, हर रोज़ 6 बजे अपलोड होता है, आप उसके बाद कभी भी देख सकते हैं। आप उसे देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जितने भी आपके जानने पहचानने वाले विद्यार्थी हैं, दोस्त हैं, मित्र हैं, आप जो खासकर जो भी करीबी आपके हैं उन सबको इसके बारे में बताइए, ताकि अगर उन्हें भी उनकी तैयारी में इससे कुछ मदद मिल सके तो हमारा जो उद्देश्य है वो पूर्ण होगा, जिससे कि हम उन तक पहुँचें और उनके सिलेक्शन में, उनकी सफलता में हम अपनी भूमिका दर्ज करा पाएँ और उनकी सफलता सुनिश्चित हो सके। तो आइए देखते हैं, अगली छोटी सी खबर थी लेकिन काफ़ी महत्वपूर्ण थी। वो क्या थी? दुनिया का पहला एआई सुपर स्टोर खुला है। कहाँ पर? संघाई में। ये एक तथ्यात्मक जानकारी जिसे हम यूनिट 9 के नाम से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम से, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट के दृष्टिकोण से अधिक महत्वपूर्ण मान सकते हैं या ज़रूरी सूचना मान सकते हैं। वो क्या है कि दुनिया का जो पहला एआई सुपर स्टोर है वो कहाँ खुला है? संघाई। ये चाइना का एक शहर है संघाई। इसका नाम जो है एआई मैट्रिक्स स्टोर रखा गया है, यानी कि जो दुनिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट सुपर स्टोर है उसका जो नाम है वो क्या है? एआई मैट्रिक्स स्टोर। विशेषता इसकी क्या है, या यहाँ पर जो विशेष बात है वो है कि 100 से अधिक ब्रांड्स के 500 से ज़्यादा प्रोडक्ट इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर स्टोर में बिकने के लिए तैयार हैं या बेचने के लिए रखे गए हैं। तो क्या है? दुनिया का पहला एआई सुपर स्टोर जो कि चीन के संघाई शहर में खोला गया है, और ये एक तथ्य जो कि महत्वपूर्ण था। स्पोर्ट्स से संबंधित, ये मैं स्पोर्ट्स से संबंधित सिर्फ खिलाड़ियों के नाम, जब तक कोई प्रतियोगिता ऐसी ना हो जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से लाभदायक हो, एग्ज़ाम में काम आने वाली हो, तब तक हम उसे नहीं देंगे। मैं रोज़ आपको कुछ प्रमुख खिलाड़ियों के नाम इसीलिए देता हूँ ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा खिलाड़ियों के साथ, नाम के साथ फैमिलियर हो सकें। उनके नाम को सुनने के बाद आपको ऐसा ना लगे कि ये मंगल ग्रह का प्राणी है या एलियन तो नहीं है। आप इनसे फ्रेंडली हो पाएँ और आप नाम सुनने के बाद ये जान पाएँ कि हाँ, इस खिलाड़ी का नाम हमने पढ़ा हुआ है और यहाँ से सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। इसलिए हम आपको प्रतिदिन जो उस दिन चर्चा में खिलाड़ी रहते हैं उन नामों को आपके साथ साझा करते हैं। तो आइए देखते हैं कुछ नाम। एरन रॉय जो है भारतीय मूल के इंग्लिश गोल्फर हैं, यानी भारतीय मूल के हैं लेकिन वर्तमान में ये क्या है? इंग्लैंड में रहते हैं और इंग्लैंड के क्या हैं? गोल्फ के खिलाड़ी हैं। अगर हम दूसरा नाम देखें तो यानिक सिनर हैं, जो क्या है? इटली के खिलाड़ी हैं और कौन सा खेल खेलते हैं? टेनिस। जो यानिक सिनर जो हैं इटली के प्रसिद्ध, इटली के ही नहीं विश्व के प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी हैं, जो वर्तमान में कौन सी पोजीशन में है टेनिस में? विश्व के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ियों में खिलाड़ी हैं। कौन? यानिक सिनर।
अगर हम एक और नाम की बात करें तो ये अरशद खान, जो एमपी के दृष्टिकोण से अधिक महत्वपूर्ण जानकारी है या अधिक जानने योग्य इन्फॉर्मेशन है, वो क्या है कि अरशद खान जो हैं वो क्रिकेट से संबंधित खिलाड़ी हैं। कहाँ के? मध्य प्रदेश के। और ये मध्य प्रदेश में किस ज़िले से संबंधित है? सिवनी ज़िले में संबंधित हैं। वर्तमान में जो आईपीएल चल रहा है उसमें ये गुजरात टाइटंस की ओर से खेलते हैं। और अभी ये इसलिए चर्चाओं में है क्योंकि अभी हाल ही में जो भारतीय वनडे ए टीम है उसका चयन किया गया है। किसके लिए? श्रीलंका दौरे के लिए। तो जिसमें अरशद खान का चयन हुआ है, इसीलिए ये खिलाड़ी अभी चर्चा का विषय बने हुए हैं। तो 3 खिलाड़ियों के क्या नाम है? एरन रॉय, जो भारतीय मूल के क्या है? इंग्लिश गोल्फर हैं। यानिक सिनर, जो कि इटली के फेमस खिलाड़ी हैं और जो वर्तमान में विश्व के नंबर 1 टेनिस प्लेयर भी हैं। अरशद खान मध्य प्रदेश के सिवनी ज़िले के निवासी हैं, जो कि भारत ए टीम में श्रीलंका दौरे के लिए सिलेक्ट हुए हैं। अगर बात करें इनकी आईपीएल में खेलने वाले की टीम, तो ये गुजरात टाइटंस की ओर से खेलते हैं। आइए देखते हैं अब अपन अगली खबर को। अगली खबर जो है वो है ओस्लो पहुँचे पीएम। आप 3 दिन से ये देख रहे होंगे कि पीएम की 5 देशों की यात्रा चल रही थी। यूएई, उसके बाद हमने नीदरलैंड को देखा, उसके बाद हमने स्वीडन को देखा, उसके बाद हम पहुँचे हैं ओस्लो में। तो ओस्लो में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पहुँचे हैं और हमने वहाँ पर जो है ग्रीन स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप की है। ब्लू इकॉनमी से संबंधित जो है वो किससे की है? ओस्लो से। तो ओस्लो के प्रमुख, ओस्लो के प्रधानमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री दोनों ने इस पर चर्चा की। और ये आखिरकार क्या होती है, आइए अपन देखते हैं इससे संबंधित जरूरी सूचनाएं। भारत और नॉर्वे के बीच ग्रीन स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप यानी हरित रणनीतिक साझेदारी की गई है भारत और नॉर्वे 2 देशों के बीच। तो आइए, ये अभी चर्चाओं का विषय क्यों है? क्योंकि भारतीय प्रधानमंत्री जो 5 देशों की यात्राओं पर निकले हैं उसमें ओस्लो पहुंचे हैं और दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने क्या है, द्विपक्षीय वार्ता के दौरान लॉन्च या कि हम ग्रीन स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप करने जा रहे हैं। इस साझेदारी का जो मुख्य उद्देश्य है, भारत के विशाल आकार और गति और प्रतिभा को नॉर्वे की उन्नत तकनीक और मजबूत पूंजी के साथ जोड़ा जा रहा है। किसको? कि एक तो भारत का विशाल आकार, गति और प्रतिभा को, क्योंकि भारत में प्रतिभा की कमी नहीं है, प्रतिभावान लोग अधिक हैं। और उसे नॉर्वे की जो उन्नत यानी मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो है उसे मजबूत पूंजी के साथ जोड़ा जा रहा है। वैश्विक जलवायु, जिससे क्या है, वैश्विक जलवायु और ऊर्जा का समाधान विकसित किया जाए। तो हमने नॉर्वे के साथ जो है एक ग्रीन स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप की है, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है, वैश्विक जलवायु और ऊर्जा समाधान विकसित करना। इस साझेदारी के जो प्रमुख स्तंभ या मुख्य बिंदु हैं वो क्या हैं, आइए हम इसको थोड़ा थोड़ा देखते हैं। इस साझेदारी के जो प्रमुख बिंदु हैं उसमें पहला जो बिंदु है वह है स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु। इसमें हरित ऊर्जा, जलवायु अनुकूलन और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्रों में क्या करना है, आपसी सहयोग को बढ़ावा देना है। पहला जो ग्रीन स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप का मुख्य बिंदु है वो है स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु को बढ़ावा देना। समुद्री अर्थव्यवस्था और शिपिंग, पर्यावरण के अनुकूल जहाज़ों के निर्माण और सतत महासागर प्रबंधन, यानी कि जो महासागर से संबंधित यानी ब्लू इकोनॉमी जो है उस पर विशेष जोर दिया गया है। ये बात कही गई है दूसरे बिंदु में। अगर तीसरे बिंदु की हम बात करें तो अंतरिक्ष और ध्रुवीय अनुसंधान, यानी कि भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी जो इसरो है और नॉर्वे की जो स्पेस एजेंसी है उनके बीच में क्या है, सहयोग समझौता हुआ है। इसके कारण क्या है कि हम जो हैं आर्कटिक में भारत का जो हिमाद्री स्टेशन है वो अनुसंधान केंद्र के संचालन में नॉर्वे क्या है, हमको
सहयोग करेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और तकनीक, एआई, उच्च तकनीक, साइबर सुरक्षा, स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा दिया जाएगा, जिसमें क्या है, इन्वेस्ट इंडिया में नॉर्वे के लिए एक समर्पित डेस्क स्थापित की जाएगी कि आओ भाई हमारे देश में इन्वेस्ट करो, ये अपॉर्चुनिटी हमारा देश आपको दे रहा है, कहीं आप विकास की दौड़ में पिछड़ न जाएं, तो आइए म्हारो देश, आइए पधारो हमारे देश। तो व्यापार और निवेश की अगर बात करें तो भारत यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ EFTA के बीच हुए समझौते के तहत अगले 15 वर्षों में भारत में $100 बिलियन का निवेश आकर्षित करेगा और 1 मिलियन नौकरियों का सृजन करेगा। बेरोजगारियों के लिए खुशखबरी की बात है कि आने वाले समय में, आने वाले लगभग 15 वर्षों में भारत में $100 बिलियन का निवेश आएगा और उससे लगभग 1 मिलियन यानी कि 10 लाख से अधिक नौकरियां सृजित होने की उम्मीद है। तो आप बेरोजगार जो लोग बैठे हुए हैं उनके लिए बड़ी खुशखबरी की बात है इस दौर में। तो ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स। मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस विद्यार्थी ने मुझसे ये बात कही थी कि हमारा लेक्चर थोड़ा सा शॉर्ट हो जाए तो अच्छा है, तो शायद उसको आज ये जवाब मिल जाएगा कि आज की करंट अफेयर्स में न्यूज़ कम थी, करंट अफेयर्स कम था तो लेक्चर छोटा होगा। अगर कन्फर्मेशन या न्यूज़ ज़्यादा होगी जो आपके काम की होगी तो हम उस लेक्चर को छोटा नहीं कर सकते, उस लेक्चर की ड्यूरेशन अधिक ही रहेगी, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। तो आइए हम पहला देखते हैं। पहला प्रश्न, देश में यूरिया के खपत के मामले में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग इसका आंसर लगाएंगे दूसरा, क्योंकि जो फर्स्ट पोजीशन पर जो है वो है पंजाब। आपको पता है कि यूरिया के मामले में हम कितनी खपत कर रहे हैं, 9.45% की खपत मध्य प्रदेश देश के कुल यूरिया की कर रहा है, जिससे क्या है मध्य प्रदेश में यूरिया संकट गहरा रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसी कारण क्या है किसको बढ़ावा देने की बात कही है, प्राकृतिक खेती। तो प्राकृतिक खेती को अपनाओ और यूरिया को कहो टाटा बाय बाय। तो चलिए देखते हैं अपन दूसरी खबर जो पॉक्सो से संबंधित है। पॉक्सो एक्ट जो है वो है कब बनाया गया था? तो इसमें पूछा है कि कौन से समय पॉक्सो एक्ट आया था। तो आप सभी को पता है कि पॉक्सो जो है 2012 में आया था, जो बच्चों को अपराध से बचाने के लिए लागू किया गया था। इसमें बच्चों की उम्र कितनी होनी चाहिए, 18 वर्ष से कम। कितनी होनी चाहिए, 18 वर्ष से कम। तो चलिए चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न जो है वो क्या है, तो जो अगला प्रश्न है वो है कि स्वर्गीय गोपाल त्रिवेदी जी, कौन? स्वर्गीय गोपाल त्रिवेदी जी जो हैं वो किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो आपको याद होगा कि गोपाल त्रिवेदी जी कौन है, जिन्हें हाल ही में 25 मई 2026 को क्या है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने क्या है पद्मश्री देने की घोषणा की है। और ये किस क्षेत्र से संबंधित है? ये वैज्ञानिक हैं जो कि कृषि क्षेत्र से संबंधित हैं। इनका जन्म जो था वैलेंटाइन डे 14 फरवरी से अगले दिन 15 फरवरी को 1930 में हुआ था। और जो इनकी जो मृत्यु है वह जो है 13 मई 2026 को हो गई थी। तो ये कौन है? इसमें ऑप्शन नंबर सी। तो ये हैं कौन? कृषि वैज्ञानिक। तो आप देख सकते हैं कि इनका जन्म जो है 15 फरवरी
1930 में हुआ था, और जो इनका देहांत है वह जो है 13 मई 2026 को हुआ। और ये अभी चर्चाओं में इसीलिए हैं क्योंकि इन्हें 25 मई 2026 को क्या है, पद्मश्री से नवाजा जाएगा, तो क्लियर है कि स्वर्गीय गोपाल त्रिवेदी जी किस क्षेत्र से संबंधित है, वह हैं कृषि वैज्ञानिक। तो देखते हैं अगला सवाल ऐसा ही प्रीलिम्स में आपको मिलेगा जब आप प्रीलिम्स देने जाएंगे कि आखिरकार सोलर चाचा कौन है, या सोलर चाचा चैटबॉट जो है उसको कब लॉन्च किया गया, या यह किस राज्य का चैटबॉट है। इस तरीके के सवाल आपको घुमा फिरा के मिलते रहेंगे। तो आइए देखते हैं हम अपना सवाल। तो सोलर चाचा चैटबॉट को जो है कब लॉन्च किया गया था, तो आप बताइए इसे कब लॉन्च किया गया था। आप इसको थोड़ा सा सुधार कर लीजिए, ये जो है मई है, ये मई है, जिसको पीडीएफ में मैं सुधार करके आपको शेयर कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं कि 18 मई 2025, 18 मई 2026, 12 जून 2025, 10 दिसंबर 2025। तो हो सकता है ऐसे ऑप्शन आपको एग्ज़ाम में मिले तो आप कंफ्यूज हो जाएं, पर आज तो आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए क्योंकि हम करंट अफेयर्स की क्लासेस ले रहे हैं। तो इसका जो आंसर होगा वह होगा 18 मई 2026। आज की करंट अफेयर्स की क्लास में मैं इतना पुराना डाटा तो नहीं ही दूंगा जब खबर करंट से रिलेटेड हो। चलिए देखते हैं अगला सवाल। नई भाषा नीति जो है, नई भाषा नीति से संबंधित अगला सवाल है वो क्या है कि नई भाषा नीति में कितनी भाषाओं को अनिवार्य किया गया है, कितनी भाषाओं को लेना अनिवार्यता रखा गया है या अनिवार्य किया गया है। तो आप बताइए 3, 4, 5 और 6 आपको याद होना चाहिए। त्रिभाषा नीति को अपनाया जा रहा है कब से, त्रिभाषा नीति को अपनाया जा रहा है कब से, 1 जुलाई 2026 से। और क्यों अपना जा रहा है, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है 2020 लागू हो चुकी है। इस वजह से क्या है, हमारे सिलेबस में कुछ बदलाव किए जा रहे हैं। तो त्रिभाषा नीति में क्या है, 3 भाषाओं को अनिवार्य किया गया है, जिसमें कम से कम अनिवार्यतः 2 भाषाएं कौन सी होनी चाहिए, भारतीय होनी चाहिए, और एक आप कोई भी विदेशी भाषा चूज़ कर सकते हैं। अगर इसके अलावा अगर आप 3 भारतीय भाषाओं को चूज़ करेंगे तो एक विदेशी भाषा को ले सकते हैं, लेकिन अगर 3 ही भाषाओं को चूज़ करेंगे तो अनिवार्यतः आपको 2 भारतीय भाषाओं को लेना ही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले इम्पोर्टेंट प्रश्न पर। तो वो क्या है, वो देखते हैं हम। बिग 5 से संबंधित है। बिग 5 जो टेक कंपनियां हैं उनमें से कौन सी कंपनी शामिल नहीं है। ऐसी चीज़ें आप पे उंगलियों पे गिनी होनी चाहिए। चलिए इसी बात पर मुझे एक सवाल ध्यान आ गया और आप इसका आंसर करेंगे। वो क्या है, आप मुझे बताएंगे कि जो बाघ की गुफाएं हैं उसमें कुल जो है 9 गुफाएं थीं, जिसमें से क्या है 4 जो हैं वो नष्ट हो चुकी हैं। अब जो है टोटल 5 गुफाएं बची हैं। तो जिसमें गुफा नंबर 1,
गुफा नंबर 2, गुफा नंबर 3, गुफा नंबर 4 और गुफा नंबर 5। इन पांचों के क्या करोगे, वीडियो को यहाँ पॉज करोगे और इन पांचों गुफाओं के नाम क्या है आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। और उसके बाद मैं आगे बताने तो जा ही रहा हूँ। तो पहली गुफा क्या नाम है उसका, आपको पता होगा। पहली गुफा जो है वो है ग्रह गुफा। अगर हम दूसरी गुफा को देखें तो वो जो दूसरी गुफा थी तो पांडव आते हैं, पांडव गुफा। हाथ धोकर खाना खाते हैं यानी हाथी खाना गुफा, जिसको तीसरी गुफा बोला जाता है। और उसके बाद क्या है, वो रंगमंच देखने चले जाते हैं यानी रंग महल जो है चौथी गुफा है। और पांचवी गुफा का नाम है रंगमंच। देखने के बाद जो पांडव हैं वह कहाँ चले जाते हैं, पाठशाला। इसी तरह आज का जो सवाल है वह है बिग 5 टेक जो कंपनियां हैं उनसे संबंधित। तो आप बताइए कि कौन सी कंपनियां बिग 5 में आती हैं। उसके बाद उस सवाल का आंसर जो है अपने आप निकल के आ जाएगा। आप बताइए, एप्पल आती है, और कौन सी आती है बताइए। मेटा आती है, अमेजन आती है, और कौन सी आती है। 3 कंपनियां मैं बता चुका हूँ। एक चौथी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट भी आती है, और पांचवी कंपनी जो है उसका क्या नाम है, जो पांचवी कंपनी जो है उसका नाम है क्या, गूगल। पांचवी कंपनी का नाम क्या है, गूगल। तो कौन सी 5 कंपनियां आती हैं इसमें, तो देखिए एप्पल आती है, गूगल आती है, अमेजन आती है, ये नहीं आती। कौन सी शामिल नहीं है पूछा गया है। तो इन 3 के अलावा जो है एक आती है मेटा, और एक चौथी जो है वो आती है माइक्रोसॉफ्ट। तो ये 5 कंपनियां आती हैं। तो इसका आंसर जो होगा वह होगा आंसर ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। चलिए आखिरी सवाल, आज की क्लास का आखिरी सवाल क्या है, निम्न में से कौन सा खिलाड़ी गोल्फ से संबंधित है। अब आप देख सकते हैं कि अरशद खान जो है मध्य प्रदेश के सिवनी ज़िले से संबंधित हैं। और आपको पता होगा ये किस खेल से संबंधित हैं, ये जो हैं क्रिकेट से संबंधित हैं। क्योंकि अभी हाल ही में क्या है, इनका चयन किस लिए हुआ है, श्रीलंका के लिए हुआ है, जिसमें कौन सी टीम का हिस्सा रहे हैं, भारत ए टीम का। भारत ए टीम का जो चयन हुआ है उसमें ये श्रीलंका दौरे पर जा रहे हैं। और अभी जो आईपीएल में ये जो खेलते हैं वो खेलते हैं गुजरात टाइटंस के लिए, गुजरात टाइटंस के लिए। चिराग शेट्टी जो हमने पहली क्लास में थाईलैंड ओपन से संबंधित जो खबर थी हमने उसमें इस खिलाड़ी का नाम पढ़ा था। तो आपको याद होना चाहिए ये जो खिलाड़ी हैं बैडमिंटन से संबंधित हैं, जो कि फाइनल में पहुंचे थे, लेकिन हम थाईलैंड ओपन के फाइनल में नहीं जीत पाए। अगर हम बात करें यानिक सिनर की, तो यानिक सिनर जो हैं फेमस जो हैं इटली के क्या हैं, टेनिस खिलाड़ी हैं। टेनिस के इटली के जो हैं वो क्या हैं, टेनिस खिलाड़ी हैं। और आपको ये पता होगा कि वर्तमान में ये जो वर्ल्ड की रैंक है, वर्ल्ड रैंक में ये कौन से नंबर पर है, नंबर 1 पर है। तो क्या पूछा है, गोल्फ। तो ये 3 खिलाड़ियों के बारे में हम जानते हैं। तो एरन रॉय आपको पता ही होगा, ये जो हैं भारतीय मूल के कौन है, इंग्लिश यानी इंग्लैंड के क्या हैं, गोल्फर हैं। आपको पता होगा कि ये इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं जो भारतीय मूल के हैं। तो ये किस खेल से संबंधित हैं,
गोल्फ से संबंधित है। तो उम्मीद है आज का लेक्चर 1 घंटे से कम का होगा या हो सकता है उसके आसपास हो। तो आप इसी तरह हमें अपने कमेंट सेक्शन में प्रोत्साहन भरे मैसेज भेजते रहें। कुछ इम्प्रूवमेंट के लिए आप अपने सजेशंस को देते रहें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करते रहें। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना साथ ही ना भूलें, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पर सुबह 6 बजे के आसपास PDF अपलोड कर दी जाती है। जैसे ही लेक्चर आपके सामने होता है उसी समय टेलीग्राम से आप कभी भी PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और आप उसे पढ़ सकते हैं। तो चलिए आज लेक्चर नंबर 3 को यहीं ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं अपन कल के लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।